हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम जुलाई 2026 के लिए हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो पेपर फर्स्ट के हैं। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और अपने पेपर की तैयारी करते रहिए। तो चलिए इसमें हम 31 नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं। 31 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बौना का तत्सम शब्द क्या है। तो देखिए, बौना का तत्सम शब्द होता है वामन। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखिएगा कि यहाँ पे कुछ तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं। देखिए, जैसे अग्नि जो है तो ये तत्सम शब्द है, और अग्नि का तद्भव शब्द होगा तो आग, यानी ये शुद्ध हिंदी शब्द है। उसके बाद अर्ध का, तो अर्ध का होता है तद्भव आज। अर्ध का मान लीजिए पूछा था, अर्ध का होता है आधा। अच्छी तत्सम शब्द है, और अच्छ का तद्भव होता है आँख। आमलक का, तो आमलक का तद्भव होता है आंवला। स्कंभ का, तो स्कंभ का होता है खंभा। क्षेत्र का खेत। उसके बाद देखिए आगे खरजू का, तो खरजू का होता है खुजली। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। देखिए, अगले वाले क्वेश्चन में कहा गया है धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है, बताइए। धूमकेतु का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है क्या है। असुर है, अग्नि है, अश्व है, या आकाश है। तो देखिए, ये धूमकेतु का पर्यायवाची शब्द होता है अग्नि। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हैं अग्नि के, देखिएगा। तो अग्नि का पर्यायवाची होता है वाही, पावक, वायु, सखा, धूम्रकेतु, धनंजय इत्यादि। असुर का, तो असुर का होता है धनुष, दानव, यातुधान इत्यादि। अश्व का, तो अश्व का पर्यायवाची शब्द कुछ देखिए, वाजी, सैंधव, है, घोड़ा, तुरंग, घोटक इत्यादि। आकाश का, तो आकाश के पर्यायवाची शब्द होते हैं दव, व्योम, अभ्र, नभ, अनंत इत्यादि। आइए अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। अब देखिए, ये गद्यांश दिया गया है, अब इसको पढ़कर उत्तर देना है। आज विज्ञान मनुष्यों को हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। इसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसीलिए हमें इस भावना को जागृत रखना है, और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती है। ये हो गया गद्यांश। अब इसको पढ़ करके कुछ इसमें जो है प्रश्नों के उत्तर देना है। उपर्युक्त पंक्ति में कौन मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। तो बताइए कौन दे रहा है। जाहिर सी बात है विज्ञान दे रहा है। स्टार्टिंग में ही दिया गया है कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा हुआ क्वेश्चन, देखिए ये रहा 33 नंबर क्वेश्चन। हाँ, आप 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कफन कहानी के लेखक हैं। तो कफन कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसमें कि कफन कहानी के लेखक कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद हैं। और मुंशी प्रेमचंद धनपत राय का जन्म, यानी मुंशी प्रेमचंद का पूरा नाम क्या है, तो मुंशी प्रेमचंद धनपत राय। इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी के लमही नामक स्थान पर हुआ। और ये मूल रूप से कहानीकार व उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानियों में पंच परमेश्वर, ईदगाह, बड़े घर की बेटी, पूस की रात, गुल्ली डंडा, कफन इत्यादि हैं। सेवा सदन, गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि इत्यादि तो इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। किसके, तो मुंशी प्रेमचंद जी के। आगे देखिएगा, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। उसने कहा था, बुद्ध का कांटा चंद्रधर शर्मा की प्रसिद्ध कहानी संग्रह, सिंहवाहिनी, रोशनी कहाँ है, छोटे छोटे ताजमहल, राजेंद्र यादव की प्रसिद्ध कहानी संग्रह। तो कफन पूछा जा रहा है, कफन कहानी के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग और विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग।
उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार पूछा जा रहा है कि इस पंक्तियों में अलंकार कौन सा है। तो देखिए, उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग और विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन मृंग। अब इसमें देखिएगा कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग और विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन मृंग। पंक्ति में रूपक अलंकार है और प्रस्तुत दोहे में उदयगिरी पर मंच का, रघुबर पर, बाल पतंग सूर्य का संतों पर, सरोज का एवं लोचनों पर और भृंगों भौरों का अभेद आरोप होने से रूपक अलंकार है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, उससे बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य या कोई नहीं। तो देखिए, उससे बैठा नहीं जाता, अब इस वाक्य में पूछा जा रहा है कौन सा वाच्य है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि क्रिया के इस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं, जिसके द्वारा इस बात का पता चलता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है और इसमें किसके अनुसार क्रिया के पुरुष वचन आदि आए। वाच्य तो ये 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आगे देखिएगा, भाववाच्य तो ये क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिसमें भाव की प्रधानता का बोध हो। उदाहरण, मुझसे चला नहीं जाता, तो इसमें कौन सा वाच्य होगा, तो भाववाच्य होगा। उससे बैठा नहीं जाता, ये सारे हो गए भाववाच्य के उदाहरण। अब कृतवाच्य के उदाहरण देखिएगा, तो क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कृतवाच्य कहते हैं, जैसे मीरा गाती है, राम ने दूध पिया। अब कर्मवाच्य देखिए कि क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं, जैसे सीता ने पत्र लिखा, मोहन ने लेख लिखा। ये सारे वाच्य जो हो गए तो ये कर्मवाच्य हो गए। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है, बताइए कि राम धीरे धीरे पढ़ता है। अब इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय या विस्मयादि बोधक अव्यय। तो देखिए, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण अव्यय है, यानी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, हिमालय से गंगा निकलती है में किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो जाहिर सी बात है, अगर कहीं से अलगाव होता है तो वहाँ पे अपादान कारक का। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन, वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है, अकर्मक, कृंदक, सकर्मक, संयुक्त क्रिया। तो बताइए कि वह खेल रहा है, अब इस वाक्य में जो है किस प्रकार की क्रिया है। तो देखिए, इस वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिस शब्द में किसी कार्य का होना या करना समझा जाए तो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रहना आदि। क्रिया विकारी शब्द है और जिसके रूप में लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। क्रिया तो क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया देखिए कि जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग ना हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे वह खेल रहा है, राम खाता है। तो ये सारे जो है वाक्य हो गए अकर्मक क्रिया के। आगे देखिए, जैसे राम आम खाता है, तो राम आम खाता है, तो यहाँ पे आम वर्ड आ गया है, तो आम की वजह से ये क्रिया हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अगला वाला देखिए, संयुक्त क्रिया। तो जब कोई क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं, जैसे वह दिन भर खेलती कूदती रहती है। तो इस तरह का वाक्य कौन सी क्रिया होगा, तो संयुक्त क्रिया होगा। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कि वह खेल रहा है। तो ये कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन,
चमचमात चंचल नयन और बिच घूंघट पर झीन, मानव सुर सरिता विमल जल उचरत जुगमीन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्प्रेक्षा अलंकार। चमचमात चंचल नयन और बिच घूंघट पर झीन, मानव सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता किसकी रचनाएं हैं? यानी ये दोनों रचनाएं तो किसकी हैं? तो देखिए ये दोनों रचनाएं हैं धर्मवीर भारती की। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती के प्रसिद्ध उपन्यास है। धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को प्रयागराज में हुआ था। अब देखिए इनकी अन्य रचनाएं, तो धर्मवीर भारती की अन्य रचनाएं देखिए, काव्य, तो काव्य में है ठंडा लोहा, सातगीर, वर्ष, कनपुरिया, सपना अभी भी। उसके बाद कहानी में देखिएगा धर्मवीर भारती की कहानी कौन कौन से हैं? तो बंद गली का आखिरी मकान, मुर्दों का गांव आदि। ये हो गई धर्मवीर भारती की कहानी। निबंध, तो धर्मवीर भारती ने ठेले पर हिमालय और पश्यंती, ये दोनों निबंध दिए हैं। पद्य नाटक, तो अंधा युग है। धर्मवीर भारती ने साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग का संपादन भी किया है। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, व का उच्चारण स्थान क्या है? व का उच्चारण स्थान आपसे पूछा जा रहा है, तो व का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, अग्नि का विशेषण क्या है? बताइए। अग्नि का विशेषण शब्द पूछा जा रहा है, अनि, आग्नेय, अज्ञेय या आग। तो देखिए अग्नि का विशेषण शब्द होता है आग्नेय। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तो पहला वाला ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, सेकंड है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है द्रव्यवाचक संज्ञा, तथा ऑप्शन नंबर 4 है समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए तेजाब में पूछा जा रहा है आपसे कौन सी संज्ञा है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यवाचक संज्ञा। तेजाब में जो है तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, नाव जल में तैरती है में कौन सा कारक है? तो नाव जल में तैरती है, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा कारक है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण कारक। अब देखिए महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, शेर को सवा शेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? संपन्नता, असंभव कार्य, या एक से बढ़कर दूसरा, या नष्ट करना। देखिए शेर को सवा शेर, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है एक से बढ़कर दूसरा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। तो खाने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है बुभुक्षा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए जिज्ञासा, तो जिज्ञासा होता है किसी को जीतने की चाह, ये हो गया किसी को जीतने की चाह। प्रमेय, तो जो प्रमाण से सिद्ध हो उसे हम कहते हैं प्रमेय। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता शिक्षा शास्त्री थे। तो किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता शिक्षा शास्त्री कौन थे? कार्लटन वासबर्न, डैकाली, मैडम मॉन्टेसरी, फ्रॉवेल। बताइएगा कि किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता पूछा जा रहा है, तो किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता शिक्षा शास्त्री, तो ये थे फ्रॉवेल। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, ये देखिएगा प्रवर का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए प्रवर का विलोम शब्द होता है अवर। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है? बताइए कि उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है? तो इसमें किया जाता है वाचन का। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, सखी पिया को और जो मैं ना देखूं,
तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, किस कवि का काव्य पंक्तियां हैं। तो ये पंक्तियां जो है तो किस कवि की हैं बताइए। तो देखिए, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, ये पंक्तियां दिया है अमीर खुसरो ने। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है। तो देखिए, जूठन कथा के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखिए, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है अच्छी बातें कहकर बहकाना। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला वाला क्वेश्चन, जब कर्ता एक क्रिया समस्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वकालिक क्रिया। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, फूले कास सकल महिछाई और जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो बताइए कि इन काव्य पंक्तियों में अलंकार आपसे पूछा जा रहा है। तो इन काव्य पंक्तियों में अलंकार है उत्प्रेक्षा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फूले कास सकल महिछाई और जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, और विस्तृत जो है तो देखिए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, घर पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा। भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा या गुणवाचक संज्ञा। तो ये घर पहाड़ और नदी ये जो है तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, उसने कुछ खाया नहीं में कुछ जो है तो किस सर्वनाम का बोधक है। बताइए कि उसने कुछ नहीं खाया, तो कुछ पूछा जा रहा है किस सर्वनाम का बोधक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, और हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या सर्वनाम के 4 भेद माने जाते हैं। अब देखिए सर्वनाम के वो 6 भेद कौन कौन से हैं, तो पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। ये रहे सर्वनाम के 6 भेद। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है। तो देखिए निगमन प्रणाली का प्रयोग जो होता है तो ये व्याकरण शिक्षण प्रणाली में होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, आपका तत्सम क्या है। तो आपका तत्सम होता है आत्मा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।